morning students, how are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss chapter 4 from our book Hornbill. Chapter 4 is landscape of the shore. Landscape का वर्ड मीनिंग क्या होता है? सीनरी, भूदृश्य। यहाँ पर इस टाइटल में जो लैंडस्केप है उसका मीन्स क्या है? क्रिएटिविटी इन स्पेसिफिक एरिया। रिटन बाय नैथली ट्राउरॉय। नैथली ट्राउरॉय कौन है? ए हिस्टोरियन हु रीड्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स। लेट्स डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। नंबर 1 इज वू दाओजी। वू दाओजी कौन है? ही वॉज ए पेंटर हु लिव्ड इन चाइना। एक चाइना के पेंटर हुए इन द 8th century, 8वीं शताब्दी में। His last painting was a landscape. उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो लैंडस्केप थी, भूदृश्य से संबंधित पेंटिंग थी। नेक्स्ट नंबर 2 इज एम्परर जुआंगजोंग। He was a Chinese emperor. चाइनीज एम्परर थे। He asked Wu Daoji to make a painting to decorate a wall of his palace. उन्होंने वू दाओजी को कहा कि वो एक पेंटिंग बनाए ताकि उसके महल की जो एक दीवार है उसको डेकोरेट किया जा सके। नेक्स्ट है क्विंटन। ही वॉज ए ब्लैक स्मिथ इन द 15th century एंटवर्प। एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम में, नीदरलैंड बेल्जियम में एक सिटी है। वहां पर एक ब्लैक स्मिथ थे जिसका नाम क्या था? क्विंटन। ही फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। और वो एक पेंटर की डॉटर को प्रेम करने लगे थे। नेक्स्ट इज ए पेंटर। A famous painter in 15th century एंट्रैप में 15th century में एक बहुत ही फेमस पेंटर हुए हैं। He refused to marry his daughter to a blacksmith. उसने क्या किया? मना कर दिया अपनी बेटी की शादी करने से जो ब्लैकस्मिथ जो उससे प्यार करता था उससे। नेक्स्ट इज जीन डेबुफेट। जीन डेबुफेट कौन है? He was a French painter. एक फ्रेंच पेंटर थे who originated the concept of art brut, जिसने आर्ट ब्रूट का, रॉ आर्ट का कंसेप्ट दिया 1940 में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज नेकचंद। नेकचंद कौन हुए हैं? ही वॉज एन अनट्यूटर्ड जीनियस ऑफ इंडिया। इंडिया के अनट्यूटर्ड जीनियस थे, मीन्स उन्होंने कोई भी स्किल में पेंटिंग से रिलेटेड स्किल में कोई कोर्स नहीं किया हुआ था, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी एक कलाकृति बनाई है जो कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द चैप्टर लाइन बाय लाइन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पोएम 3 ए टाइगर इन द जू, written by Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये पोएम है कंट्रास्ट करती है, कंपेयर करती है एक टाइगर का जो कि जू में है उसको कंपेयर करती है एक टाइगर जो कि उसके नेचुरल हैबिटेट में है, प्राकृतिक आवास में है, मीन्स फॉरेस्ट में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जो पोएम है वो जू वाले टाइगर से जंगल वाले टाइगर की तरफ बढ़ती है, मीन्स पहले पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में जो टाइगर जू में है उसका वर्णन है, उसके बाद जंगल फॉरेस्ट के, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर से जू वाले टाइगर को रेफर करती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार पोएम को साइलेंटली पढ़ें, मन में पढ़ें, एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताएं कि कौन से स्टेंजा हैं जिनमें टाइगर इन द जू का वर्णन है, एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजा में टाइगर इन द जंगल को रेफर किया जा रहा है। लेट्स डिस्कस द पोएम। He stalks in his vivid steps. Stalks means क्या? Move slowly, silently आगे बढ़ता है। In his vivid steps. Vivid means क्या? Clear. Steps means क्या है? Bends on body. ही किसको रेफर करता है? टाइगर को, कि वह चलता है, वॉक करता है, वॉक इन ए साइलेंट मैनर, धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपनी स्पष्ट धारियों के साथ, क्लियर धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहाँ चलता है? कुछ ही कदम चल पाता है जो कि उसका केज है, जो उसका पिंजरा है उसमें, बिकॉज द लेंथ ऑफ द केज इज नॉट टू मच,
ज़्यादा अधिक लंबा पिंजरा नहीं है, इसलिए वह अपने पिंजरे की लेंथ तक थोड़े ही कदम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मीन्स क्या है, सॉफ्ट पार्ट अंडर हिज फीट, उसके पैरों के जो सॉफ्ट पार्ट हैं, गद्देदार जो उसके पैर हैं वेलवेट की तरह से, उनमें वो क्वाइटली, क्वाइट मीन्स क्या, साइलेंट, साइलेंटली आगे बढ़ता है। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट साइलेंट, रेज मीन्स क्या, एंगर, उसके बहुत ही साइलेंट एंगर में, साइलेंट एंगर में क्यों है टाइगर, बिकॉज ही इज बाउंडेड इन द केज, पिंजरे में बंद है और वो कुछ कर नहीं सकता है। ही इज हेल्पलेस, हेल्पलेस है इसलिए वो क्वाइट रेज में है, शांत गुस्से में है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, किसका रेफरेंस दे रहा है पोइट हमें, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन द जू, जो टाइगर जू में है उसके बारे में बता रहा है। एंड ही इज टेलिंग द वे इन विच द टाइगर इज वॉकिंग इन द केज, यहाँ पर हमें वो तरीका बताता है जिस तरीके से टाइगर पिंजरे के अंदर ही मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कुछ स्टेप चलता है, अपने गद्देदार पैरों पर चलता है और शांत गुस्से में वो है। अब हम इस स्टेंजा की फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। सबसे पहले राइमिंग स्कीम, फर्स्ट स्ट्रिप है ए, सेकंड में केज है, बिल्कुल डिफरेंट है बी, थर्ड क्वाइट, स्ट्रिप और क्वाइट डिफरेंट है, केज से भी डिफरेंट है तो सी, और केज रेज सेम आ गया तो बी। तो इस स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी बी। उसके बाद हम बात करते हैं और फिगर ऑफ स्पीच की। He talks in his vivid steps, the few steps of his case। बेटा एक लाइन से दूसरी लाइन में सेंटेंस कंटिन्यू है। फर्स्ट लाइन के एंड में आप देख सकते हैं कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है। जब भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो इंजेबमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, नोट करें, ध्यानपूर्वक सुने स्टूडेंट्स, क्या है, इंजेबमेंट। ओके, फर्स्ट लाइन में ही किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर को रेफर करता है, ही रेफर्स टू टाइगर। और जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे दिखाई हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह से दिखाई हैं। मीन्स क्या है, ही स्टॉक्स, कि वो वॉक करता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को हम रेफर करते हैं वॉकिंग के लिए, तो यहाँ पर टाइगर का क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है। तो फर्स्ट लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ गई है, पर्सोनिफिकेशन। ही किसको रेफर करता है, टाइगर को रेफर करता है। फर्स्ट लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड लाइन में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, कि जो उसके पैर हैं, फीट हैं, उनको क्या कहा है, गद्देदार कहा है, किसकी तरह, ऑफ वेलवेट, कि वो वेलवेट की तरह गद्देदार है। मीन्स कंपैरिजन है, एज लाइक का यूज नहीं हुआ है, कंपेयर किया है वेलवेट से उसके फीट को। तो जब ऐसे कंपेयर करते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, यहाँ पर मेटाफर है। थर्ड लाइन में क्या है, मेटाफर। उसके बाद फोर्थ लाइन में आप देखेंगे कि क्वाइट रेज, दोनों अपोजिट वर्ड है, क्वाइट शांत और रेज एंगर शांत गुस्सा, दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड हैं। अपोजिट एडजेक्टिव के जो मीनिंग के जो वर्ड को यूज करते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ऑक्सीमोरॉन। तो फोर्थ लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन पॉइंट ने यहाँ पर यूज किया है। बेटा कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ गई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट लाइन में सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ही का यूज करके पर्सोनिफिकेशन है। फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दोनों कंटिन्यू है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इंजेबमेंट है। उसके बाद थर्ड लाइन में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ गई, यहाँ पर मेटाफर का पॉइंट ने यूज किया है। उसके बाद फोर्थ लाइन में क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मीन्स क्या, अपोजिट मीनिंग के वर्ड हैं, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन है। और राइमिंग स्कीम क्या बन गई इस स्टेंजा की, इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। ओके, अब फर्स्ट स्टेंजा में कौन से टाइगर को रेफर किया है, कौन सा टाइगर है, टाइगर इन द जू। स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग मीन्स क्या है, हाइडिंग। ही फिर से टाइगर को रेफर कर रहा है कि उसे होना चाहिए कहाँ पर, लर्किंग, लर्किंग मीन्स क्या, हाइडिंग, इन शेडो, छाया में छिपते हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स क्या, मूविंग, लंबी घास में मूव करते हुए, आगे बढ़ते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर होल, जो वाटर होल है, वाटर रिसोर्स है, पानी का जो क्षेत्र है वहां पर उसको होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास,
जहाँ पर कि प्लम्प मीन्स क्या है, हेल्दी, प्लम्प मीन्स हेल्दी, और चब्बी, जो मोटे मोटे डियर हैं जो वहाँ पर आते हैं उनको प्रे के लिए, शिकार के लिए उसको वहाँ पर छिपे हुए होने चाहिए। इन लाइनों में सेकंड स्टेंजा में पोइट कौन से टाइगर को रेफर कर रहा है, टाइगर इन द फॉरेस्ट, कि उसे तो होना चाहिए अपने आप को छाया में छिपाते हुए, बड़ी बड़ी घास में, लंबी लंबी घास में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जो वाटर होल है, जो पानी का पूल है उसके नज़दीक जहाँ पर मोटे तगड़े डियर आते हैं, मीन्स उनकी शिकार के लिए उसे छिपके होना चाहिए। अब यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले वही क्या, राइमिंग स्कीम, फर्स्ट में शेडो डिफरेंट साउंड है, सेकंड में ग्रास उससे भी डिफरेंट साउंड है, ए बी, होल सबसे डिफरेंट है सी, पास, पास किससे राइम कर रहा है, ग्रास से, तो ग्रास और पास राइमिंग है तो बी, तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है इस स्टेंजा की भी, ए बी सी बी। ओके, फर्स्ट लाइन में फिर से पोइट ने टाइगर के लिए ही का यूज किया है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ गई है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आ गई यहाँ पर। उसके बाद जो लाइन नंबर थर्ड है, लाइन 2, 3 एंड 4, स्टार्ट स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। एक ही सेंटेंस है, ये अलग अलग लाइनें हैं, सेंटेंस एक है। जब इस तरह से होता है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, इंजैबमेंट। तो यहाँ पर भी पोइट ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, इंजैबमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। उसके बाद हम बात करें कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें शुड और शेडो, उसके बाद स्लाइडिंग भी आता है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं यहाँ पर, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज भी हुआ है। अब हु डज ही रेफर इन द फर्स्ट line, he refers to the tiger. Where does the tiger in these lines, in this stanza, where does the tiger in this stanza is in the forest. What is he doing, he is lurking in the long grass, he is lurking in the shadow in long grass. For which thing he was lurking there, he is lurking there for his prey. Stanza number 3, he should be snarling around houses at the jungle's edge. यहाँ पर पोइट फिर से कह रहा है he should be snarling. snarling मीन्स क्या है, मेकिंग साउंड, घुराते हुए उसे होना चाहिए। अराउंड हाउसेज, उन घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, एज मीन्स क्या है, ब्रिंक, किनारे, जो जंगल के किनारे पर बने हुए घर हैं वहाँ पर उसको होना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मीन्स क्या है, शोइंग, दिखाते हुए। वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स क्या है, फ्रंट टीथ, जो उसके बड़े बड़े सामने वाले दांत हैं वो। हिज क्लॉज, अपने पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स क्या है, फ्राइटनिंग, डराते हुए। विलेज मीन्स क्या है, विलेजर्स, गांव के लोगों को डराते हुए उसे होना चाहिए। यहाँ पर फिर से पोइट रेफर कर रहा है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, उन घरों के आसपास होना चाहिए जो घर जंगल के किनारे बने हुए हैं। और क्या करते हुए ना चाहिए, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, गुर्राते हुए, गांव वालों को डराते हुए उसको वहाँ पर होना चाहिए। अब फिर से राइमिंग स्कीम मार्क करते हैं। हाउसेज ए, एज बी, क्लॉज सी, और विलेज, एज और विलेज राइम कर रहे हैं तो क्या है, बी। वही राइमिंग स्कीम बन जाती है यहाँ पर भी, ए बी सी बी। राइमिंग स्कीम की बात होगी है। फिर से फर्स्ट लाइन में ही को रेफर किया है टाइगर के लिए, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद ही शुड बी स्नार्लिंग, शुड और स्नार्लिंग एलिट्रेशन है। और यहाँ पर हम बात करेंगे एलिट्रेशन के अलावा इसी लाइन में शुड ओ साउंड है, अराउंड ओ साउंड है, हाउसेज ओ साउंड है। क्या हो गया ये, एसोनेंस। जब भी वोवल साउंड एक ही सेंटेंस में आती है तो क्या होता है, एसोनेंस होता है। तो इस लाइन में एसोनेंस का यूज भी किया है पोइट ने। और जो फर्स्ट लाइन है वो और जो सेकंड लाइन है वो दोनों क्या है, एक ही सेंटेंस में है।
सेकेंड लाइन के एंड में कोमा है, फर्स्ट लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ही शुड बी स्लैंडिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। एक सेंटेंस बनता है तो क्या है, इंजैबमेंट भी फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। देखिए बेटा, ही इज, एस, फैंक्स एस और क्लॉज एस, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का जब इस तरह से रिपीट होता है, जब स्टार्टिंग इनिशियल वर्ड पे रिपीट होता है तो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, और जब एंड में या बीच में होता है तो क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है। ऊपर क्या था, एसोनेंस जो कि वोवल साउंड थी, और थर्ड लाइन में क्या है, कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है। What does terrorizing means? Terrorizing means क्या है, frightening. In this stanza, which tiger the poet is referring? Here the poet is referring the tiger in the forest. The poet wanted that the tiger should be in his natural habitat. He should be snarling around the houses which were at the edge of the forest. जंगल के किनारे बने हुए घरों के आसपास टाइगर को होना चाहिए स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स क्या है बेटा, साउंड को रेफर कर रहा है। जब साउंड को रेफर करने वाले वर्ड आते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इस स्ट्रेंजा में पोइट ने क्या यूज किया है, ओनोमेटोपिया का यूज भी किया है। अब नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखते हैं। बट ही इज लोक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मीन्स क्या है, सेल मीन्स क्या है, स्मॉल रूम, कोठरी, और कंक्रीट मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। सीमेंट और ईंटों से बनी हुई जो कोठरी है उसमें लोक्ड है कौन, टाइगर। बट ही इज लोक्ड इन ए कंक्रीट सेल, परंतु वह तो लॉक किया गया है। ही इज लोक्ड इन ए केज भी कह सकते हैं कि टाइगर है वो तो कहाँ पर है, पिंजरे में है, केज में है, एक कंक्रीट सेल में है, एक पक्की बनी हुई कोठरी में है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ही इज हेल्पलेस बिकॉज ही इज बिहाइंड बार्स, वह सलाखों के पीछे है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ द हिज केज, स्टोकिंग मीन्स क्या है, वॉकिंग, और वह जो केज की लेंथ है सिर्फ वहीं तक मूव कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, ही इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द विजिटर्स, वह इग्नोर करता है, वह कोई भी अटेंशन नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है जो विजिटर्स वहाँ पर आते हैं उनकी तरफ। यहाँ पर पोइट हमें क्या बता रहा है इन लाइनों में कि टाइगर को होना कहाँ पर चाहिए, फॉरेस्ट में, परंतु वो कहाँ पर है, लॉक्ड है, ताले के अंदर है, कंक्रीट शेल में है, पक्की जो ईंटों की सीमेंट की बनी हुई दीवारें हैं, कोठरी है, उसमें बंद है। उसकी ताकत है वो कहाँ पर है, सलाखों के पीछे है। ही इज हेल्पलेस, वह केवल मूव कर सकता है, चलता है कहाँ तक, अपने पिंजरे की लंबाई तक, और जो आने जाने वाले हैं उनको इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है, बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह लॉक किया गया है, ताले के अंदर बंद है, सलाखों के पीछे है, तो उसकी ताकत है वो किसी काम की नहीं है, इसलिए वो इग्नोर करता है आने जाने वालों को। विच टाइगर इज रेफर्ड हेयर, द टाइगर इन द जू। कौन से टाइगर को रेफर किया है पोइट ने यहाँ पर, टाइगर इन द जू। वेयर इज द टाइगर इन दीज लाइन्स, हेयर द टाइगर इज इन द केज, इज इन द जू। वेयर इज हिज स्ट्रेंथ, वाई ही इज हेल्पलेस, he is helpless because his strength is behind the bars. What is the tiger doing? The tiger is walking to the length of his cage and ignoring the visitors. Visitors को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ जो लेंथ है पिंजरे की उसमें ही वो वॉक कर रहा है। Why he is ignoring the visitors? He is ignoring the visitors because he is helpless, he is behind the bars, he is locked up in the cage. ओके, लेट्स डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच हेयर। फिर से हम मार्क करते हैं राइमिंग स्कीम को। ए शेल, बार्स, बी केज, सी और विजिटर्स। बार्स और विजिटर्स में सिमिलर है, अर्स तो बी, ए बी सी बी। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है यहाँ पर, कंक्रीट सेल। सी को यहाँ पर रिपीट किया है तो एलिट्रेशन है, बिहाइंड बार्स में भी एलिट्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मीन्स क्या है, गश्त पर होना। द कार्स, द पुलिस विच इज ऑन द वॉच।
गश्त पर है जो पुलिस या जो पेट्रोलिंग कार्स है उनकी आवाज़ों को वो सुनता है। रात्रि में लास्ट में जो आवाज़ आती है वो कौन सी आवाज़ है? पेट्रोलिंग कार्स की, जो पुलिस की गाड़ियां हैं जो कि गश्त पर हैं, वॉच पर हैं, उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स क्या था? घूर करके देखना। लुक्ड इंटेंटली विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मीन्स क्या? शाइनिंग, चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स को वो अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। What? Where is the tiger in the last 4 lines? The tiger in the zoo. He hears. He टाइगर को रेफर करता है कि वह सुनता है आखिरी आवाज़ रात्रि में, जो कि किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की होती है। जो पुलिस है जो कि वॉच पर है, गश्त पर है, उसकी कार्स की आवाज़ को सुनता है। वह स्टेयर करता है, घूर करके देखता है अपनी चमकती हुई आंखों से जो चमकते हुए सितारे उनको। क्यों देख रहा है वो उनको? बिकॉज ही इज हेल्पलेस, ही कांट डू नथिंग, ही इज बिहाइंड द बार्स। वह सलाखों के पीछे है, वह कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ वो स्टार्स को गेज कर सकता है, स्टार्स को ही घूर सकता है। हु डज ही रेफर्स इन द फर्स्ट लाइन? ही रेफर्स टू द टाइगर इन द जू। वट डज ही हियर्स एट नाइट? ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। वट he stares with his brilliant eyes? He stares the shining stars with his brilliant eyes. Let's discuss the figure of speech rhyming scheme. A cars, B eyes, C और stars cars B. A B C B. Okay students, अब फर्स्ट लाइन में जो ही है किसको रेफर करता है? टाइगर को, तो वही पर्सोनिफिकेशन आ जाता है। ही हियर्स में एच रिपीट हो रहा है, दोनों में एच को रिपीट किया है, तो क्या है यहाँ पर? एलिट्रेशन का भी पोएट ने यूज किया है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट पोएम 3 ए टाइगर इन द जू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।